वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फितनतुल खारिज अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रहे हैं। आपको बताएंगे कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की दर पे हैं। पाक फौज के दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां भी जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरकत से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में दीर पा खुशहाली के लिए सियासी मफादात से बालतर होकर काम करने की अशद ज़रूरत है। बलूचिस्तान की अवाम बासलाहियत, मुहब्बुल वतन और बाहिम्मत है। यहाँ की अवाम मुल्क का असल सरमाया है। तरक्की का महवर अवाम ही नहीं, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी मफाद पर मबनी मंसूबे जारी हैं। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान पहले खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत होगी। अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हम 4 या 5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे हैं। अब हम सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। हमें भारत समेत अफगानिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं। उनका ये भी कहना था कि जब तक उनके इक़दामात हमारी हुदूद से तजावुज़ नहीं करते, ये उनका अपना मामला है। This was very clearly, spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way, both the countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. So we told them that this is something which everything hinges on this one clause. There is no timeline to it. We just extended it. There was no timeline that we'll watch till such and such date and then extend. It's we are at the moment we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement, which is which is already in force. और अब बात करेंगे पाक अफगान जंग बंदी के हवाले से। आपको बताएंगे पाक अफगान जंग बंदी के मज़बूत असरात सामने आने लगे हैं। 10 रोज से बंद पाक अफगान तुर्कम सरहद के दोबारा खुलने का ख़बीम कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्पिन बोल्दक बॉर्डर दोबारा खोल दिया गया। सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। दोनों जानिब ट्रेड क्रॉसिंग हुकाम ने जिम्मेदारियाँ भी संभाल ली हैं। सिर्फ खाली ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी गई है। अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट्स और वीज़ा लाजमी करार दिया गया। गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खरलाची क्रॉसिंग फिलहाल बंद रहेंगे। खबर दें आपको, नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एमा पर नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार हो गई। बलूचिस्तान के इलाके ज़ोरे में हक़ाइक़ के बरक्स प्रोपेगेंडा करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। प्रोपेगेंडा करने वालों से खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुज़ाहिरीन मौजूदा हालात से लाइल निकले। मुज़ाहिरीन खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। मुज़ाहिरीन ने इतराफ़ किया कि वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि वो कभी वहाँ गए ही नहीं। यहाँ आपको बताएंगे मजहब के नाम पर चंदा लेने वाले मोटरसाइकिलों से बड़ी गाड़ियों तक पहुँच गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं TLP हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीद रखी थी। ये इलाका नोगो एरिया था, किसी की मजाल नहीं कि परिंदा भी पर मार सके। इन दहशतगर्द जमातों को जो फाइनेंस करते हैं, इनका सराख लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जो इस जमात को फाइनेंस कर रहे थे। TLP के खिलाफ रियासत और हुकूमत ने फैसले लिए। फाइनेंसिंग रोक दी गई, तमाम अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पिछली दफा आपको बताई थी, हाँ, इनके जो 330 मदरसे हैं जी,
मॉस्क्स हैं। 330 मसाजिद थी TLP की, उनको जो है वो उसके ऊपर हुकूमत इस वक्त टेक ओवर कर चुकी है, और ये तमाम मसाजिद जो है ये अपने अजान के लिए, नमाज के लिए ये खुली रहेंगी, और लाउड स्पीकर जो है उसकी खिलाफ वर्जी पे ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं एक दफ़ा दोबारा गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये तमाम इक़दामात किसी ना जमात के खिलाफ है ना किसी के हक में है, ये मुल्क के हक में है, ये आपके ये मेरे मज़हब के हक में है। मेरा मज़हब जो है वो सलामती का मज़हब है, हमारा मज़हब जो है वो अमन का मज़हब है, और हमें जो है वो तालीमात हमेशा अमन और जो है वो सलामती की दी जाती हैं। सो ये इसको लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह का, वो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, किसी भी फ़िरके से, किसी भी गिरोह से उनका ताल्लुक हो, मेरी दस्तबदस्ता उनसे गुजारिश है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अजान के लिए और मस्जिद को जो है वो नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाकी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको खबर देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का इस बारे में कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम इत्माद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून किसी भी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। ये आपको बताएंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क की दाखिली सलामती के लिए उठाए गए इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दाखिली सिक्योरिटी के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध और MKM क़यादत से मुलाकात की। इस दौरान मुल्की सूरत हाल, अमन अमान समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस बारे में मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्क की बेहतरी के लिए सब ने मिलकर काम करना है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मोहसिन नकवी जब भी कराची आते हैं, गवर्नर हाउस आते हैं, हमारे मसाइल हल करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस मौके पर कहना था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची आमद पर खैर मकदम करते हैं। शहर कायद मुल्क का अहम तरीन शहर है। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, है या नहीं? लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मुझसे ज्यादा मोहसिन स्पीड है तो इसका मतलब कोई तो मेरिट है, और वो नजर भी आ रही है। केयर टेकर वजीर आला हों पंजाब के या वजीर दाखिला हों, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और आज हम भी जब मुलाकात कर रहे थे तो हमने इनसे कुछ गुजारिशात की हैं कराची के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि कराची में 80% और हैदराबाद का 100% मैंडेट हमारे पास है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से गवर्नर हूँ, 2 वफाकी वज़ीर हैं, तो जो हमारे पास इश्यूज़ होते हैं उसके लिए भी हम इनको ज़हमत देते हैं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कराची आते हैं गवर्नर हाउस ज़रूर आते हैं और हमारी बात सुनते हैं और उसका हल भी निकालते हैं। तो पूरी पार्टी को मोहसिन भाई पे बिल्कुल एतमाद है और उसी वजह से हम इनसे अपने दिल की बातें कर लेते हैं। हम तमाम अपने उलमा कराम का एहतराम करते हैं और आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और हम उनको सबको सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हाँ, जो वेपन के साथ आएगा उसको किसी सूरत भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो ऑपरेट कर सके। जहाँ तक रही बात फंड रेजिंग वाले लोग जो उनकी मदद करते थे, आपको अगले चंद दिनों में खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और जहाँ तक डाकुओं की ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि सूबाई गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप उधर भी अच्छी चीज़ देखेंगे। वो लगे हुए इंशाल्लाह। नहीं, मेरी उनके साथ मीटिंग चलती रहती है, कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक दूसरी बात रही अफगानिस्तान वाली, वो आपके सामने है कि सीज़ फायर हो चुका है और अगर दोबारा से कोई ऐसी वायलेशन उनकी तरफ से हुई तो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। सब और जिस मकसद के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये इंकिसारी इनके कद का इजहार है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस मौके पे भी आपने MQM को इस मसरूफियात में याद रखा। और आपको पता है कि MQM इस वक्त पाकिस्तान जिस मरहले में और जिस तरह से पाकिस्तान की परवाज शुरू हुई है,
जिस शहर की नुमाइंदगी उसके पास है और जिस कौम की नुमाइंदगी उसके पास है, हम और पाकिस्तान लाजिम व मज़लूम है, और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत को, और एक ऐसे वक्त में जब अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम और पाकिस्तान की जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जो रोल अदा किया है, इस पूरे में हम किसी तरह भी मोहसिन नकवी भाई की का जो किरदार है और उनका जो रवैया है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप इस मौके पे आपने हमें याद रखा और यहाँ आए। और गवर्नर सिंह जो कि हमारे वफाक के नुमाइंदे हैं शहर में, मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह रोल अदा कर रहे हैं वो भी तमाम पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर्स के लिए बड़ा मिसाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मजीद आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरे कराची, मोहसिन नकवी की मुफ्ती आज़म मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ आलम उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात हुई। उलमा किराम ने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमा किराम के मौक़िफ़ को सुना और तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मदारिस और मसाजिद की उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। खबर दें आपको, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई ने मुलाकात की। केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल और मीडिया इंडस्ट्री के चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने मेट्रो वन न्यूज़ के शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के लिए फातिहा ख्वानी भी की। इस बारे में उनका कहना था कि शहीद सहाफ़ियों के कातिलों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाएंगे, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन मेट्रो वन न्यूज़ 5 न्यूज़ केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद आराई की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर शर्जील इनाम ईमन और नासिर हुसैन शाह से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन कैब खालिद आराई की मुलाकात के बाद सिंध की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम ईमन और वज़ीर बदिया नासिर हुसैन शाह से गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात में खालिद आराई और मोहसिन नकवी की मुलाकात में केबल ऑपरेटर और सहाफ़ी के दरपेश मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई। MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का मेट्रो वन और चैनल 5 के ऑफिस का दौरा। चेयरमैन मेट्रो वन और 5 न्यूज़ खालिद आराई से मुलाकात की। इस मौके पर हैदर अब्बास रिजवी का ये कहना था कि कराची के मसाइल बढ़ रहे हैं, कराची का जो हक है वो उसे दिया जाए। MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने मेट्रो वन और चैनल 5 के ऑफिस का दौरा किया। इस वक्त चेयरमैन मेट्रो वन और 5 न्यूज़ खालिद आराई से उन्होंने मुलाकात भी की। हैदर अब्बास रिजवी का इस मौके पर कहना था कि कराची के मसाइल अब बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची का जो हक है वो उसे दिया जाना चाहिए। एक बड़ी डेवलपमेंट है। 2 हफ्ते पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बहादुराबाद दफ्तर में MQM के, और वहाँ पर मैंने इस बात को उजागर किया था कि कराची स्ट्रेटिजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 जो MQM ने 2007 में बल्दियाती असम्बली से मंजूर करवाया था और जस्टिस अमीर हनी मुस्लिम के वाटर कमीशन ने उसको गज़ट नोटिफाई करवाया था मुराद अली शाह साहब से बहैसियत वज़ीर आला 2018 में, तो उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और 2023 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कराची के लिए एक और मास्टर प्लान के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मांगे थे और उसके ऊपर 4 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत ने उसमें तफवीज़ किए थे। तो हमारा उसमें नुक्ता नज़र ये था कि जब कराची का एक मास्टर प्लान मौजूद है जो कि कराची की बल्दियात से भी अप्रूव्ड है और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने ख़ुद उसको
نہ صرف نوٹیفائی کیا ہے بلکہ گزٹ بھی کیا ہے، تو اسی پر ہی عمل درآمد کو یقینی کیوں نہیں بنایا جا رہا، اور یہ 4 ارب روپے کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں، اور جو 14 ارب روپے بین الاقوامی اداروں کے پچھلے والے کراچی ماسٹر پلان 2020 کے اوپر خرچ ہوئے تھے تو ان کو کیوں ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، اور سندھ ہائی کورٹ نے آج بڑی ان کی عنایت، بہت شکریہ ان کا، کہ انہوں نے پاکستان کے تمام وفاقی اداروں کو جو کراچی میں سٹیک ہولڈر ہیں، جو تمام صوبائی حکومتیں، جتنی وزارتیں صوبائی حکومتوں کی ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور تمام وہ ادارے جو کہ جیسے ڈائریکٹوریٹ آف ملٹری لینڈز ہے یا کراچی میں 6 کنٹونمنٹس ہیں، سب کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے، اور وہ اس بات پر عدالت کو تحریری طور پر یقین دلائیں گے کہ وہ کراچی ماسٹر پلان 2020 کو آپٹ کریں گے اور اس پہ منو عین عمل کریں گے۔ یہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور الحمدللہ جو کراچی پر ایک قبضے کی سازش کی جا رہی تھی گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 کے نام سے، الحمدللہ پروردگار کا کرم ہے کہ اب ہم اس سازش کو آگے نہیں چلنے دیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سندھ ہائی کورٹ کا ڈائریکٹو ہے، اور اگر اس پر انڈرٹیکنگ نہیں دی گئی تو نہ صرف یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا بلکہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز پرجری، اور پرجری کی جو سزا ہے وہ 4 سال سے لے کر 10 سال تک ہے۔ وہ تمام سرکاری افسران جو کہ ایک بار کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر ثابت ہو جائے یا پرجری ثابت ہو جائے، آپ جانتے ہیں کہ پھر ان کے لیے سروائیو کرنا اور اپنے کریئر کو پرسو کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور جو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 6 مہینے کی سزا ہے وہ ان بیلیبل بھی ہے۔ تو کورٹ ڈائریکٹیوز یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ پر انڈرٹیکنگ نہ صرف وفاقی حکومت سے بلکہ صوبائی حکومت سے بلکہ ڈائریکٹریٹ ملٹری لینڈز اور کنٹونمنٹ سے مانگ لی ہے۔ اب اگر اس کے بعد اس پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جا سکتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ اور پرجری کے اوپر کیس داخل کرنے کا راستہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب اٹس بیکم اے ٹکنگ ٹائم بام ناؤ فار دوز ہو آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود اے ماسٹر پلان 2047۔ یہ آپ کو بتائیں گے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیر عائشہ ای سید کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات ہوئی ہے۔ مصنوعی ذہانت اور طبی تحقیق اور جدت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ عائشہ ای سید نے دبئی میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور انسانی فلاح و بہبود کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان اور دبئی کے درمیان سماجی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عائشہ ای سید نے امید کی گھنٹی بجا کر خوشگوار حیرت اور اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے وفد کے ہمراہ رکن سندھ اسمبلی محمد دانیال کے گھر آمد، والد کے انتقال پر تعزیت کی، مرحوم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور لاواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفد میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر سعید غنی، اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی، رکن سندھ اسمبلی عبدالوسیم اور شبیر قائم خانی اور دیگر بھی شامل تھے۔ آگے بڑھیں گے، مزید آپ کو بتائیں گے حکومت بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی سیاسی حریفوں پر لفظوں کی گولہ باری، کہا کراچی سمیت پورے صوبے میں ناقص بلدیاتی نظام مسلط کیا گیا۔ کراچی کے دل ڈسٹرکٹ سینٹرل کے محلوں سڑکوں کا حال غزہ جیسا ہو گیا۔ جماعت اسلامی کو رونا دھونا بھی کرنا ہے، مزے بھی خوب لینا ہے۔ جماعت اسلامی کو روڈ کٹنگ میں اربوں روپے ملے ہیں، اربوں روپے ملنے کے باوجود کہا جاتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور خبر دیں آپ کو، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ سید ذیشان رضا نے شکایات کو تفصیلاً سنا اور موقع پر یہ احکامات بھی جاری کر دیے۔ ناقص تفتیش پر چند کیسز کو تبدیلی تفتیش بورڈ میں مارک کیے اور
तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। सैयद ज़ीशान रज़ा का इस मौके पर कहना था कि मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से अवाम उन्नास की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बुलेटिन में। कराची में खूनी टैंकर इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुके हैं। औरंगी टाउन 1 नंबर के करीब वाटर टैंकर की चिंची रिक्शे को टक्कर और इस अफसोसनाक हादसे में चिंची में सवार कमसिन बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुश्तहर अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। मजीद खबर शामिल करेंगे। अफसोसनाक आपको बताएंगे कराची के इलाके नौताजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक सफाक बाप ने अपनी ही 2 कमसिन बेटियों को कत्ल करके पूरे इलाके को सौगवार कर दिया। तफसीलात जानते हो उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक जी कोसर नियाजी कॉलोनी में एक दिल दिलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक बाप ने अपनी 10 साला बेटी ज़ैनब और 11 साला बेटी आलिया को बेदर्दी से ज़िबा करके कत्ल कर दिया। इलाका मकीन की जानिब से बेदर्दी से बच्चियों को ज़िबा करने वाले सफाक बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाकये की इतला मिलते ही हैदरी मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बेटियों को कत्ल करने वाले बाप यानी मुल्जिम अकबर वल्द अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आया है कि मुल्जिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। इस पर मुख्तलिफ कमेटियों के वजबात थे जिन्हें वो बेरोजगारी के बाइस अदा ना कर सका। गिरफ्तार मुल्जिम के 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं, जबकि मकतूला ज़ैनब और आलिया तीसरे और चौथे नंबर की बेटियां थीं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जाए वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि वाक़ये की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। ताहम इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात माशरती और माशी दबाव के खतरनाक असरात को जाहिर करते हैं, जबकि इस वाक़ये ने इलाके के मकीनों को शदीद सदमे से दोचार कर दिया। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और खबर दें आपको कि कराची का इलाका अजीज़ाबाद और हुसैनाबाद में गुटखा मावा खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है। अजीज़ाबाद थाने के पीछे मस्जिद के करीब ताहिर उर्फ बॉबी का गुटखा मावा खुले आम जारी है। करीमाबाद मार्केट पर वाक़े आंखों के बड़े अस्पताल के गेट के सामने भी ताहिर उर्फ बॉबी का गुटखा मावा फरोख्त किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। अजीज़ाबाद थाने की हदूद में गुटखा मावा जो है वो सरेआम फरोख्त किया जा रहा है। अजीज़ाबाद थाने के पीछे सफा मस्जिद के सामने ताहिर उर्फ बोबी का केबिन है, जहां पर सरेआम मावा फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी फुटेज इस वक्त मेट्रो 1 की स्क्रीन पर बाकायदा आप देख सकते हैं। इसके अलावा करीमाबाद मार्केट में वाक़या आंखों के बड़े अस्पताल के सामने वाले गेट पर भी जो है वो बोबी का गुटखा फरोख्त किया जा रहा है। सदीकाबाद में वाक़या फातिमा भाई अस्पताल है, उसके गेट के सामने भी जो है वो फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो है बोबी का मावा फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से सदीकाबाद के इलाके मुकीम हैं जो इस जहरीले मावे से परेशान होकर उनकी जानिब से पुलिस को शिकायत भी की गई है, लेकिन SHO अजीज़ाबाद वक़ार कैसर की जानिब से जो है वो कोई खास कार्रवाई सामने नहीं आई है। वक़ार कैसर का ये कहना है कि जो बोबी है टायर और बोबी, इसके खिलाफ इससे कबल भी कार्रवाई की गई हैं और आइंदा भी जो है कार्रवाई की जाएंगी, लेकिन इलाके मुकीम अब तक परेशान हैं। मुर्गे सेहत गुटके मावे जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी है वो सरेआम फरोख्त किया जा रहा है और इलाके की पुलिस खामोश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सिंध पुलिस के आला अफसर के रिश्तेदारों को फ्रॉडियों ने चूना लगा दिया है। अहम खबर है, आपको बताएंगे सिंध पुलिस के आला अफसर के रिश्तेदारों को फ्रॉडियों ने चूना लगा दिया। जायदाद नाम करवाने की मद में जालसाज करोड़ों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। एहसान यूनुस मजीद बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, देखें कराची शहर में आम शहरी तो फ्रॉडियों का शिकार होते थे, मगर अब ये इंकशाफ सामने आया है कि सिंध पुलिस के आला तरीन अफसर के करीबी रिश्तेदारों के साथ करोड़ों रुपए के माली फ्रॉड का
इंकशाफ सामने आया है। बताते हैं ज़राए के 7 करोड़ 75 लाख रुपए के फ्रॉड का मुकदमा साउथ जोन के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है, जबकि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मुकदमा मज़कूरा पुलिस अफसर के रिश्तेदार की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें जो है मुद्दई मुकदमा की जानिब से मुस्तफ़ा सिकंदर समेत 3 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया और मुकदमे में ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कराची के मुतअद्दिद जायदादों में सरमायाकारी के नाम पर उनसे भारी रकम वसूल की, ताहम प्रॉपर्टी की मलकियत मुंतकिल नहीं की गई। मुद्दई की जानिब से ये भी बताया गया है कि 2019 तक जायदाद मुंतकिल करने की यकीन दहानी कराई जाती रही, मगर वादा पूरा नहीं किया गया। जरा ये बताते हैं कि मुकदमे में धोखाधड़ी फ्रॉड की दफात जो है वो शामिल की गई हैं, ताहम मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की दौड़ें लग गई हैं। जी बहुत शुक्रिया सानिलुस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर बल्दियात और DGSBCA की हिदायत पर शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 18 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम कर दी गई हैं, जबकि गैर कानूनी और इजाफी मंजिलें, पोर्शंस और छतें भी गिरा दी गई हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मेट्रो वन न्यूज़ शाहिद एजाज से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो रवाना की बुनियाद पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डिमोलिशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो 18 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात में कार्रवाई की गई है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और डायरेक्टर जनरल SBCA की हिदायत पर शहर भर में कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ के अंदर जो है कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में लियाकताबाद, कुलबर्ग टाउन, नॉर्थ नज़माबाद, नाज़माबाद और स्कीम 33 में जो है 18 गैर कानूनी तामीरात को में कार्रवाइयाँ भी की गई, जिसमें गैर कानूनी इजाफी मंजिलें, पोर्शंस और छतें गिरा दी गई, जिसमें डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिया साहब के मुताबिक ये कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नाज़माबाद में आज भी कार्रवाई की गई है और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो रोज की बुनियाद पर ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जिस इलाके में गैर कानूनी पोर्शंस और जो गैर कानूनी छतें मौजूद होंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई है। डायरेक्टर जुमलेशन के मुताबिक जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है तमाम टाउन्स के अंदर रोज की बुनियाद पर ऑपरेशन करने के बाद जो है DGSBCA की जानिब से जो हिदायत है कि जो कार्रवाई की जाएगी रोज की बुनियाद पर उसकी तमाम जो है लिस्ट यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है मजीद ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही है वहाँ पर सबसे ज्यादा जो बताया गया था वो जिला जनूबी और जिला ईस्ट के अंदर गैर कानूनी तामीरात की गई थी, जहाँ पर इस वक्त जो है ऑपरेशन तेज कर दिया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कुछ इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर जो है कार्रवाइयाँ भी की जा रही है, क्योंकि DGSBCA की सख्ती से हिदायत है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो गैर कानूनी तामीरात में जो अफसरान भी मुलविस होगा उसके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और ये आपको बताएंगे शहर कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम हो गया है। टैरिफ 39.97 रुपये फी यूनिट से कम करके 32.37 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किया गया। नेपरा के मुताबिक राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा का साबिका फैसला बरकरार रहा है। और खबर दें आपको कि मुल्क भर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान फ़ी किलो चीनी की कीमत में 15 से 20 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो हो गई। रावलपिंडी में चीनी की मौजूदा कीमत 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि पेशावर में फ़ी किलो चीनी की कीमत 195 रुपये तक जा पहुंची है। कराची में चीनी 200 से 210 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। कोयटा में भी चीनी की कीमत 195 से 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। आगे बढ़ेंगे मज़ीद आपको बताएंगे कि अब लाल टमाटर खरीदने के लिए लाल नोटों की बारिश करनी होगी। कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया। शहर कैद में टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा हो गया। कराची में टमाटर 500 से 700 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। सरकारी निर्ख के मुताबिक टमाटर की कीमत 322 रुपये मुकर्रर है। अवाम को हुकूमत से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया गया। वहीं लाल नोट से ऊपर लाल टमाटर चला गया।
जामिया कराची की बासलाहियत तालबात ने एक और शानदार कारनामा सर अंजाम दे दिया। फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए हलीम को खुश्क करके पाउडर की शक्ल में महफूज करने का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये जदीद तरीका न सिर्फ हलीम को तवील अरसे तक काबिल इस्तेमाल रखता है बल्कि इसकी ग़िज़ाइयत और जायका भी बरकरार रहता है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। जामिया कराची के फूड साइंस डिपार्टमेंट की तलबात ने फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा हलीम पाउडर तैयार किया है जो देर पा होने के साथ साथ मुकम्मल ग़िज़ाइयत और जायका भी बरकरार रखता है। ये पाउडर फौरी इस्तेमाल के लिए आसान है और तवील सफ़र या हंगामी सूरत हाल में ग़िज़ाइयत का बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। अगर हम इसकी शेल्फ लाइफ की बात करते हैं तो ये 10 साल तक प्रिजर्व रहेगी, लेकिन अगर आइडियल कंडीशंस हो, बहुत अच्छी जगह इसको प्रिजर्व किया जाए जहां मॉइस्चर कंटेंट वगैरह ना हो, तो ये 25 साल तक भी प्रिजर्व रहने की सलाहियत रखती है। तलबात का कहना है ये हलीम पाउडर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो मसरूफ ज़िंदगी में फौरी और सेहतबख्श खुराक चाहते हैं। जामिया कराची की इस कामयाबी से फूड टेक्नोलॉजी के मैदान में नई जहतों के दरवाजे खुलने की तवक्को जारी की जाए जो मकामी सतह पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जिद्दत का बाइस बन सकती है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे कराची कैंट स्टेशन की किस्मत बदल गई है। रंगो रोगन VIP वेटिंग रूम डिजिटल रिसेप्शन बना दिया गया है। ऊपर जाने और उतरने के लिए एलिवेटर भी लगा दिए गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हफीज़ अंसारी की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर, और कैंट स्टेशन जिसकी सैकड़ों साल पुरानी जो है तारीख़ है, 1896 में ये बनाया गया था और 1896 से 1898 तक जो इसकी तामीर जिस अंदाज में की गई थी, खूबसूरत तरीन जो है तारीख़ी इमारत कहा जाता है कैंट स्टेशन को। लेकिन बस से हम देखते थे कि यहाँ की हालत बद से बदतर थी, लेकिन अब जो है बेहतर हो गई है। खूबसूरत इसको बना दिया गया है। किस तरह खूबसूरत बनाया गया है, क्या क्या यहाँ पर तब्दीलियाँ आई है, कैंट स्टेशन की किस अंदाज में किस्मत बदली है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कराची कैंट रेलवे स्टेशन में दाखिल हो और डिजिटल रिसेप्शन आपका इस्तकबाल करता नजर आता है। अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी निजाम भी बेहतर कर दिया गया। फर्स्ट क्लास VIP गेस्ट रूम ऐसा बनाया गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज का मंजर पेश करता नजर आता है। दीवारों पर किया गया रंग और रोगन, हर पिलर्स पर लगाई गई LEDs खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। दरो दीवार ही नहीं, वॉशरूम का भी नक्शा बदल कर रख दिया गया। बस शिकवा मुसाफिर को ये कि 50 रुपए ज्यादा रखे गए हैं। वॉशरूम वगैरह भी है, हर चीज़ है, पंखे अच्छे लगे हुए, बैठने का निज़ाम अच्छा है, लेकिन ट्रेनों का निज़ाम थोड़ा वो कम है। ये मजीद ये बढ़ाया जाए, ये अच्छा हो, हमारे लिए सहूलत। मुसाफिरों ने कैंट स्टेशन में आने वाली तब्दीली को कुछ यूं सराहा। हम लोग इधर कैंट स्टेशन कराची पर खड़े हैं और इस वक्त इधर काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। पहले से इधर एलिवेटर लग गए हैं, पहले ये ऐसे ही इधर बना होता था, लोग चढ़ते थे, उनको मसाइल आते थे, अभी एलिवेटर लग गया इलेक्ट्रिकल। या बहुत अच्छा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एज़ पर कंपेयर टू प्रीवियस 1 और 2 ईयर्स। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा अपग्रेड की हैं चीज़ें एंड स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव। यही नहीं, अब सीढ़ियों के साथ एलिवेटर भी लगा दिए गए हैं। बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए एलिवेटर तो लगा दिया गया है ताकि वो आसानी दूसरे प्लेटफार्म पर आओ जा सकें। कैंट स्टेशन को खूबसूरत बना दिया गया है, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है यहाँ आने वाले मुसाफिर भी इसकी हिफाजत का ख्याल रखें। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात करता है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिएगा।